जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। प्याज की कीमत पर सर्जिकल स्टाइल, केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज किसान। सॉफ्ट लैंडिंग न होने पर इसरो के पास दो विकल्प, बस इतना सा करना होगा काम। सरहद पार करके एक और सीमा, हैदर पहुंची नोएडा, भारतीय पति के साथ रहने की पकड़ी जिद। यूपी में पहली बार शाम को खुलेंगे सारे स्कूल, योगी सरकार ने इसीलिए लिया बड़ा फैसला। चांद पर चंद्रयान 3 के लैंड होने की प्रक्रिया क्यों है बेहद जटिल, पूर्व इसरो प्रमुख ने बताया। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार में। जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक देश में प्याज की कीमतों में तेजी से इजाफा का ट्रेंड रहा है। इसीलिए सरकार ने एहतियात से ये फैसला लिया है कि जिसका महाराष्ट्र के किसान विरोध कर रहे हैं। टमाटर के बाद प्याज के दाम आसमान छूने की आशंका के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। प्याज का हाल टमाटर जैसा न हो जाए, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है। ये फैसला 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से प्याज का निर्यात कम होगा और इससे देश में प्याज की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सीधा असर महाराष्ट्र की प्याज बेल्ट माने जाने वाले उत्तर महाराष्ट्र, खास तौर पर नासिक पर पड़ना शुरू हो गया है। नासिक के आसपास बड़े पैमाने पर प्याज का उत्पादन किया जाता है। प्याज की कीमतों पर सरकार की नजर है। महाराष्ट्र की मंडियों का जायजा लिया तो पता चला कि सरकार के इस फैसले के चलते अब तमाम एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स आमने सामने की लड़ाई लड़ने पर आमाद हो गए हैं। अगर ट्रेडर्स माल नहीं खरीदेंगे तो इसका खामियाजा आखिर में किसान को ही भुगतना पड़ता है। लासलगांव मंडी को देश की प्याज की मंडियों में से एक माना जाता है। लासलगांव मंडी के चेयरमैन बाला साहेब क्षीरसागर बताते हैं सरकार ने ये सही काम नहीं किया है। बाला साहेब क्षीरसागर के मुताबिक ये बात ट्रेडर्स के हित में नहीं है। वो ज्यादा दिन तक बाजार को बंद रखे। ऐसे में सरकार को चाहिए तो जल्द से जल्द ट्रेडर्स किसानों से बात करके इसका हल निकाले। नासिक की लासलगांव मंडी दुनिया की सबसे बड़ी प्याज मंडियों में से एक है, जहां रोजाना हजारों टन प्याज का कारोबार होता है। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के बाद फिलहाल यहां सन्नाटा पच रहा है। अगर ट्रेडर्स ज्यादा दिन तक प्याज की खरीदारी नहीं करेगा तो इसका बोझ किसान पर ही पड़ेगा। आने वाले 2 महीनों के प्याज की नई फसल आ जाएगी। तब तक अगर ये पुरानी फसल नहीं बेची गई तो किसान को कितना घाटा होगा। फिलहाल भी बाजार में पैनिक होने जैसे हालात नहीं है। आज भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से नई फसल आने वाली है। ऐसे में सरकार क्यों एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्याज का निर्यात शुल्क इसीलिए लगाया गया है ताकि देश के बाजारों में प्याज की उपलब्धता बनी रहे। महाराष्ट्र में प्याज के किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार के ड्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें बात की है। केंद्र सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए नासिक और अहमदनगर में विशेष खरीद केंद्र शुरू होंगे और 2410 रुपए क्विंटल की दर से प्याज की खरीदी की जाएगी। इस फैसले से महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी प्याज की काफी पैदावार होती है, लेकिन यहाँ भी किसान प्याज की कीमतों के लिए परेशान नजर आए। वहाँ आम लोगों को प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा, लेकिन किसानों को इसकी कीमत 7 से 10 रुपए किलो की मिल रही है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद ये कीमत भी मिलेगी या नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। मंदसौर ही नहीं, भोपाल से लेकर रतलाम तक के किसान भी इसी चिंता में डूबे हुए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद प्याज की थोक कीमतें गिरने लगी हैं, लेकिन आम ग्राहकों को अभी भी इसका फायदा होता नहीं दिख रहा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। एक तरफ आम जनता खुश है कि प्याज उसकी पहुंच से बाहर नहीं होगा, लेकिन प्याज
किसानों के लिए ये फैसला किसी झटके से कम नहीं। चांद की सतह पर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की लैंडिंग होनी है। इन सब के बीच इसरो ने बताया कि अगर किसी तरह की अड़चन आई तो हमारे पास 2 विकल्प मौजूद हैं। 23 अगस्त 2023 भारत के लिए ऐतिहासिक मौका है। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर उतरने के लिए चांद के दरवाजे पर चक्कर लगा रहा। रूस के लूना 25 के क्रैश होने के बाद सवाल कि अगर कोई तकनीकी खामी आए तो क्या होगा। इस सवाल के जवाब में इसरो ने कहा कि अव्वल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए किसी तरह अनहोनी की आशंका बेहद कम है। हालांकि अगर किसी तरह की दिक्कत आई तो लैंडिंग की तारीख को बदल सकते हैं। लैंडिंग वाली जगह में बदलाव किया जा सकता है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निर्देशक डॉक्टर नीलेश देसाई ने 2 बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लैंडिंग की प्रक्रिया 23 अगस्त को शाम 5:47 से शुरू होकर शाम 6:04 तक संपन्न होगा और इस तरह सॉफ्ट लैंडिंग कामयाबी के साथ पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 की जगह इस बार बदलाव ऑप्टिकल मॉड्यूल की जगह प्रॉब्लम्स मॉड्यूल का है। उन्होंने बताया कि अगर किसी वजह से लैंडिंग नहीं हो सकी तो इस प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। डॉक्टर देसाई ने कहा कि इस समय विक्रम लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा। अगर 23 अगस्त को बाधा आई तो 27 अगस्त को लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसके लिए हम लोगों के पास 2 विकल्प है। पहला तो यहाँ की सिर्फ ऊंचाई 30 किलोमीटर है, जगह 18 किलोमीटर होगी। जगह में उतना बदलाव होगा जितनी मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी है, यानी कि 23 अगस्त के लिए जिस जगह का चयन किया जाएगा उससे 400 किलोमीटर दूर अगली जगह हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा मिशन कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेशी महिला ने बताया कि सीमा हैदर को देखकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वो फिर अपनी पति की तलाश में दिल्ली नोएडा तक पहुंच गई। इस महिला को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। पाकिस्तान से भारत के ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर का मामला अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश से एक और महिला अपने बच्चों को लेकर नोएडा पहुंच गई है। महिला पिछले 8 दिनों से नोएडा में है। बांग्लादेश से आई महिला का आरोप है कि नोएडा का एक शख्स ने उससे निकाह किया, फिर 3 साल तक वो बांग्लादेश में साथ रहे, लेकिन अब उसे वो छोड़कर नोएडा वापस आ गया है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश से नोएडा आई महिला का नाम सानिया अख्तर है। अब वो अपने बच्चों के साथ भारत आई। सानिया अख्तर का दावा है कि नोएडा के सौरभ तिवारी ने उससे शादी की। उन दोनों का एक बच्चा भी है जिसको लेकर सानिया अपने पति के साथ रहने आई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा जब बच्चों के स्कूल शाम को 1 घंटा के लिए खुलेंगे। इस बाबत को लेकर सरकार के आदेश भी जारी किए गए हैं। योगी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार 23 अगस्त को सभी सरकारी स्कूल शाम को 1 घंटे के लिए खुलेंगे। इस दौरान वहां पढ़ने वाले बच्चे चंद्रयान 3 की लैंडिंग को स्कूल में टीवी या फिर यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट यानी सीधे प्रसारण जरिए देख सकते हैं। ये पहला मौका होगा जब यूपी के स्कूल किसी खास मकसद के तहत पहली बार शाम को खुले होंगे। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से मिले निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने इस प्रशासन के लिए स्कूल को सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा स्कूल में चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव प्रशासन किया जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में बेसिक शिक्षा के सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह आधिकारिक यूट्यूब चैनल और डीडी न्यूज का प्रसारण अपने स्कूल में करे और बच्चों को चंद्रयान 3 के लैंडिंग को लाइव दिखाए। सरकारी आदेश में लिखा है कि विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान छात्र और छात्राओं और शिक्षकों के साथ शाम 5:15 से लेकर 6:15 तक विशेष सभा कराएं। इस सभा में शामिल होने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बताते चले कि 23 अगस्त 2023 को शाम 5:27 पर चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण इसरो की वेबसाइट और इसरो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल पर किया जाएगा। आपको बताते चले कि स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी को इसरो के अभियान चंद्र-3 के कामयाब रहने की उम्मीद है। रूस के लूना की चांद पर क्रैश लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया की निगाह भारत के चंद्रयान की ओर है।
ऐसे में पूरे देश में बड़े उत्साह का माहौल है। यही वजह है कि राज्य सरकार भी यूपी के स्कूली बच्चों को इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त आखिरी के 15 मिनट काफी अहम होंगे। पूर्व इसरो चीफ आर माधवन नायर ने इसके कठिन प्रोसेस के बारे में बताया। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल के उतरने से पहले इसरो के पूर्व चीफ जी माधवन नायर ने बताया कि टचडाउन यानी लैंड होने का प्रोसेस बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। सभी को सावधान रहना होगा क्योंकि इसकी कामयाबी के लिए जरूरी है कि उस वक्त सभी प्रणाली एक साथ काम करें। पूर्व चीफ जी माधवन नायर चंद्रयान 1 मिशन के लॉन्चिंग के वक्त 2008 में भारतीय स्पेस एजेंसी का नेतृत्व कर चुके हैं। जी माधवन नायर ने कहा कि लैंडिंग एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है। हम चंद्रयान 2 के समय चंद्रमा की सतह के ऊपर आखिरी 2 किलोमीटर में ऐसे ही करने में चूक गए थे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त एक साथ काम करना होगा। इसमें सेंसर, थ्रस्टर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, अल्टीमीटर और बाकी कई चीजें शामिल हैं। इसरो के मुताबिक रोवर के साथ लैंडर मॉड्यूल के बुधवार की शाम को लगभग 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड होने की उम्मीद है। जी माधवन नायर ने कहा कि हम चंद्रमा की सतह से जो आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं वह कुछ खजीनों की पहचान करने में इस्तेमाल होगा। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसरो के मुताबिक चांद के करीब पहुंचना इस मिशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा लेकिन आखिरी के 15 मिनट का टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है क्योंकि यही वो आखिरी 15 मिनट होंगे जब लैंडर और रोवर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे, यानी लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सभी ऊंचाई सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए रवाना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।